जहां देवियों की पूजा नारी शक्ति के रूप में होती हो, वहां महिलाओं को मारने पीटने की बात की जाती हो। ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, खच्चर, ऊंट, गाय, भैंस, सुअर, बकरी को कौन सी स्कूल में पढ़ाने का काम करोगे? सापत ताड़त परुष कहंता, पूजहि विप्र कहां सब संता। तो यहां ताड़न का अर्थ अभी भी मारना पीटना, दोनों से हीन हो, चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, कुछ भी हो, इनकी भाषा में अगर वो विप्र है तो उसका सम्मान करो। इस पर भी हमको एतराज नहीं था, लेकिन आगे क्या लिख दिया कि पूजहि शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप पैदाइशी पिछड़े नहीं हो, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछड़ी जाति शामिल कराए हो राजनीतिक लाभ लेने के लिए। इसीलिए आपने पिछड़ों को 340 आईएएस में कोई स्थान नहीं दिया। एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। आप 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। संविधान की कसम खाने वाले लोग प्रधानमंत्री बनकर के, मुख्यमंत्री बनकर के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जहां देवियों की पूजा नारी शक्ति के रूप में होती हो, वहां महिलाओं को मारने पीटने की बात की जाती हो। ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, यानी पूरा का पूरा शुद्ध समाज, पूरा का पूरा नारी समाज ये प्रताड़ित किए जाने के पात्र हैं, मारे पीटे जाने के पात्र हैं। हिंदू धर्म के ठेकेदारों, हमने आपको गाली नहीं दिया, हमने आपको अपमानित भी नहीं किया, हमने आपको चोर और लंपट भी नहीं कहा। हमने तो केवल निवेदन किया कि धर्म की आड़ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली देना बंद कर दो। हमने तो केवल यह निवेदन किया कि देश की महिलाओं को, जिसकी देवियों के रूप में हमारी संस्कृति और भारत भूमि पर पूजा होता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां ये शुक्ति चलती हो, वहां पर महिलाओं का अपमान धर्म के नाम पर करना बंद कर दो। और यही नहीं, पूरे शूद्र समाज को, यानी आधी आबादी महिलाओं की, पूरा महिला समाज, शूद्र समाज को जोड़ लीजिए तो उसमें आदिवासी, दलित और पिछड़ा सब शामिल हो गए। यानी मिलिंद जी, अब बात केवल 85 तक नहीं पहुंची है। महिलाओं को शामिल करने के बाद अब बात 97 बनाम 30% हो गई है। अब तो महिलाओं की भी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, वो किसी वर्ग की महिला हो, ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय समाज की हो, वैश्य समाज की हो, शूद्र समाज की हो। इनके धर्म में सभी महिलाओं को अपमानित किया गया है। तो ये अपमानित होने वालों को भी हम अपनी जमात की लड़ाई के साथ इनके भी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, साथ हमने तो केवल बात किया ना कि भाई संशोधित कर लो, और नहीं तो सरकार से कहा इसको प्रतिबंधित कर दो। तो रातों रात गीता प्रेस वाले संशोधित क्या किए कि ताड़ना का मत शिक्षा। अरे चोर कितना भी चोरी करे तो उनको तो छोड़ ही जाता है। गीता प्रेस वाले, पहली बात तो वो अधिकृत नहीं है, किसी की लिखी किताब को प्रिंटिंग प्रेस अर्थ नहीं बदल सकता।
वो अधिकृत नहीं है। दूसरी चीज, एक मिनट की मान लिया सच है तो गधे, खच्चर, ऊंट, गाय, भैंस, सुअर, बकरी को कौन सी स्कूल में पढ़ाने का काम करोगे? कहां शिक्षा दोगे? कौन सी किताब बकरी को पढ़ाओगे? कौन सी किताब भैंस को पढ़ाओगे? कौन सी शिक्षा दोगे ऊंट को? कौन सी शिक्षा दोगे सुअर को? कौन सी शिक्षा दोगे कुत्ते को? कौन शिक्षा दोगे बिल्ली को? इसलिए अपनी तरह क्या सबको मूर्ख समझते हो क्या? सभी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं, कोई पीएचडी है, कोई डीलिट है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, और कोई इंजीनियर है, कोई टेक्नोक्रेट है, कोई साइंटिस्ट है। क्या इतना कुछ समझ लिया कि आप जो लिख दोगे वो मान लिया जाएगा? और वहीं पर उसी में जहां आपने ताड़ना का बदला, वहीं दूसरी लाइन में ताड़ना का अभी भी मारना पीटना। सापत ताड़त परुष कहंता, सापत ताड़त परुष कहंता, पूजहि विप्र कहां सब संता। तो यहां ताड़न का अर्थ अभी भी मारना पीटना। तो एक जगह बदलने से तो आपकी चोरी पकड़ ली गई। अगर सब बदल दिए होते तो हो सकता है धोखे में एक बार आपकी बात को लोग सच मान लेते। इसलिए आज ये है, लड़ाई लंबी जरूर चलेगी, लेकिन भारतीय संविधान कहते हैं धर्म की याद में अब जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर तुम नीच नहीं कह पाओगे, अधम नहीं कह पाओगे, प्रताड़ित नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ तुमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भले अपमान कर दिया हो, विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी तुमने पग पर उनके जाति अपमान कर दिए हो। लेकिन आज पूरा देश जग गया है। अब पूजहि विप्र सकल गुणहीना, इतना तक तो गनीमत भाई, तुम अपने को पुजवाते, किसको क्या आपत्ति? आप पुजवा लेते, किसी कोई आपत्ति नहीं थी। सकल गुणहीना, कहीं कहीं है शील गुणहीना, यानी शील गुण दोनों से हीन हो, चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, कुछ भी हो, इनकी भाषा में अगर वो विप्र है तो उसका सम्मान करो। इस पर भी हमको एतराज नहीं था। लेकिन आगे क्या लिख दिया कि पूजहि शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, कितना भी गुणी हो, कितना भी ज्ञानी हो, ज्ञान में प्रवीण हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो। यह अन्याय भारतीय संविधान के रहते नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भी चुनावी बैतरणी पार करने के लिए 2014 में हर जगह मंचों से कहे थे कि फला पार्टी ने हमको नीच कह दिया क्योंकि हम पिछड़ी जात में पैदा हुए हैं। 2014 पार्लियामेंट चुनाव के पहले आपने खूब रोना रोया था कि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूं, इसलिए फला पार्टी के नेता ने हमको नीच कह दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, केवल वोट लेने के लिए आप पिछड़े हैं या काम करने के लिए भी पिछड़े हैं? वोट लेने के लिए तो पिछड़े बन जाते हैं, लेकिन जब लिटरल एंट्री के नाम पर 340 आईएएस बनते हैं
तो 340 आईएएस में एक भी शेड्यूल कास्ट, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स, एक भी बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति नहीं है। हम कैसे मान रहे आप पिछड़ी जात के हैं? इसका मतलब है आप पैदाइशी पिछड़े नहीं हो, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछड़ी जात में शामिल कराए हो राजनीतिक लाभ लेने के लिए। इसीलिए आपने पिछड़ों को 340 आईएएस में कोई स्थान नहीं दिया। एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। आपका तो असली चेहरा अब जनता के सामने आ रहा। यही नहीं, आप अगर पिछड़े होते तो आरक्षण पर हमला नहीं होता। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का आरक्षण ये लगभग 49% है। उत्तर प्रदेश के कई सरकारी नौकरियों में जो लोक सेवा आयोग को सरकार का ज्ञापन गया, तीनों के आरक्षण का हिस्सा कहीं 11%, कहीं 17%, जबकि होना चाहिए 49%, लेकिन आ रहा है कहीं 17%, कहीं 11%। यह क्या है? अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन कर दे। और माननीय मोदी जी, आप तो बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, पिछड़ों का रोना रोते हैं, लेकिन वोट के लिए तो आदिवासियों के बीच में आदिवासी बन जाएंगे, दलितों के बीच में दलित बन जाएंगे, पिछड़ों के बीच में पिछड़े बन जाएंगे। लेकिन हिस्सेदारी में, जब हिस्सेदारी की बात आती है तो आदिवासी भी नदारद, दलित भी नदारद, पिछड़ा भी नदारद। आखिर ऐसा क्यों? साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं मानवर कांशी राम जी के स्कूल से निकला हुआ विद्यार्थी हूं। हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं देखा, हमने ज्योतिबा फुले जी को नहीं देखा, हमने पेरियार रामास्वामी नारायण को नहीं देखा, हमने सावित्रीबाई फुले जी को नहीं देखा, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं देखा। लेकिन मानवर कांशीराम जी के साथ काम करने का मौका मिला है। और शुरुआती दौर से सामाजिक परिवर्तन का जब आंदोलन चला, तो मैं मानवर कांशीराम की पहली बैठक में इलाहाबाद में जब 7 लोगों की बैठक हुई थी, तो उसमें मैं भी शामिल था। इसलिए अब आप इतना नादान भर समझ लेना कि हम धर्म की परिभाषा नहीं समझते। बहुत समझते हैं। इसीलिए आपके पाप का पर्दा, आपके पाप, आप जो पाप करते हो उससे हम पर्दा उठा रहे हैं। धर्म के नाम पर जो नीच अधम होने का सर्टिफिकेट देते हो, आदिवासी दलित पिछड़ा कितना भी पढ़ करके विद्वान क्यों न हो जाए, विश्वविद्यालय का प्रोफेसर क्यों न हो जाए, वाइस चांसलर क्यों न हो जाए, आईएएस आईपीएस क्यों न हो जाए, वैज्ञानिक डॉक्टर क्यों न हो जाए, लेकिन उसका सम्मान आप नहीं करोगे, क्योंकि वो आपके वर्ण के मुताबिक ब्राह्मण समाज में नहीं पैदा हुआ। और यही तो कारण है कि दुनिया का सबसे बड़े विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी ही भारत भूमि पर कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा। इसलिए साथियों, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें इस बात की खुशी है कि इस बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 22 जनवरी से चर्चा शुरू हुआ और आज 22 फरवरी है।
आज तक लगातार वो चर्चा जारी है। 22 फरवरी से चर्चा जारी हुआ। हम उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी और बिहार के माननीय मंत्री जी का टेन्योर नहीं जोड़ रहे हैं, उसको जोड़ लिया जाए तो ये दिनों की संख्या और बढ़ जाएगी। हमने तो केवल जो मैंने आवाज उठाई 22 जनवरी को, वो आज तक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बना। गांव के चट्टी चौराहे चाय की दुकान से लेकर सचिवालय और विश्वविद्यालय तक आज विचार विमर्श हो रहा है। ये शुभ संकेत है, ये शुभ संकेत है, ये लोकतंत्र है। माननीय मोदी जी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का कत्लेआम कर भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाकर आप सत्ता में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार की काली करतूतें आज जग जाहिर हो रही हैं, उससे मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूं, 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। क्योंकि जब चुने हुए लोग, जब संविधान की कसम खाने वाले लोग प्रधानमंत्री बनकर के, मुख्यमंत्री बनकर के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान विरोधी कसम कैसे खा सकते हैं? हमारा देश सभी धर्मों का है, सभी पंथों का है। भारतीय संविधान सभी धर्म और पंथ को बराबर सम्मान देता है। यह जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, उतना ही ईसाइयों का भी है, उतना ही सिखों का भी है, उतना ही बौद्धों का भी है, उतना ही जैनियों का भी है। यह देश सबका, सबके बाप दादा पुरखों का इस देश की आजादी में खून बहा है। सभी के सपने थे कि हमारा देश आजाद होगा, हमारा अपना कानून होगा, हमारा अपना संविधान होगा, हमारा अपना झंडा होगा, हम संपूर्ण राष्ट्र के नागरिक होंगे, हम खुशहाली के दौर से गुजरेंगे, समता का भाव होगा और एक साथ हाथ जोड़कर, हाथ मिलाकर के सब आगे बढ़ेंगे। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग आज हाथ मिला के चलने की बात तो दूर, वो तो संविधान से खिलवाड़ करने की सोच रहे हैं। सरकार ने तो अपना चरित्र बदल दिया। लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकारों की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, लेकिन इन चुनी हुई सरकार जो वर्तमान में है, इस चुनी हुई सरकार की जवाबदेही जनता से नहीं है, बल्कि उंगलियों पर गिने जाने वाले एक दो उद्योगपतियों के हाथ, एक दो उद्योगपतियों के प्रति है। आज पूरे देश में नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। सरकारी नौकरियां गायब होती जा रही। गायब भी क्यों न हो, सरकारी विभाग अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC बेच दिया गया।
यहां तक कि बैंक भी इन पर मेहरबान है। अभी भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे पाई, आंख दिखा करके विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन माननीय मोदी जी, अब तो देश की जनता जो गांव का, चट्टी चौराहे का, चाय की दुकान का, वो भी चर्चा कर रहा है कि पहले ट्रेड यूनियन लीडर, छात्र संघ के विश्वविद्यालय के छात्र नेतागण मांग करते थे कि निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण हो। आजादी के बाद आप अमृत महोत्सव मना रहे हो और इस अमृत महोत्सव में देश को कुछ देने के बजाय देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को, राष्ट्रीयकृत संपत्तियों को निजी हाथों में देने का पाप कर रहे हैं। आज नौजवान ठगा महसूस कर रहा है। अगर सरकारी विभाग कभी आपने बेचने की शुरुआत किया, जो आपकी पॉलिसी है, सारे सरकारी विभाग बारी बारी से उद्योगपतियों को रेवड़ी की तरह आप बांट दोगे, तो आगे आने वाले समय में भी हमारे देश की बेटियां और बेटे सरकारी नौकरी कहां पाएंगे, जब सरकारी विभाग ही उद्योगपतियों के हवाले हो तो सरकारी नौकरियों के लाले पड़ जाएंगे। महंगाई से किसान, गरीब, मजदूर, महिलाओं की कमर टूट गई है। रसोइयां संभालने वाली महिलाएं रसोइयां कैसे चलाती हैं, तंगहाली का आलम उनसे जानिए। आज गरीब, मजदूर, किसान किस तरीके से आफत की चक्की में पिस रहा है, उसका दर्द उससे जाके पूछिए। विकास काम ठप हैं। जीएसटी लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लूट और शोषण का माध्यम बन गया है। आज सरकारी प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं। संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार खत्म किया जा रहा है। आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। और इसीलिए मैंने ठान लिया है कि हमने अगर कदम बढ़ाया है 97% लोगों के सम्मान और स्वाभिमान का, तो यह कदम न रुकने वाला है, न पीछे हटने वाला है, आगे बढ़ता रहेगा। जब तक 97% लोगों के सम्मान और स्वाभिमान का परचम नहीं लहरा दिया जाएगा, तब तक ये अभियान चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।